प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग संघीय व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं और संघीय व्यवस्थापिका में आज की कक्षा यानी क्लास 8 या भाग 8, इसमें हम लोग लोकसभा की बात करते हुए लोकसभा की शक्तियां और कार्यों पर बात करेंगे। लोकसभा की शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति और अन्य शक्तियां। इन बिंदुओं में हम लोग लोकसभा की शक्तियों पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग लोकसभा की शक्तियां और कार्य क्या है, और क्रम से एक एक करके इसको देखते हैं। तो आज की कक्षा का पहला बिंदु होगा लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य। तो आइए चलते हैं। आज की क्लास का पहला बिंदु लोकसभा की शक्तियां, लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य, यानी कि पावर्स, शक्तियां, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा। लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य, ये आज की कक्षा का बिंदु है जिसे हमें बात करनी है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यसभा की तरह लोकसभा को भी पर्याप्त शक्ति मिली है, बल्कि यूं कहें कि कई मामलों में लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है, यह लोगों का सदन है, लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन भी इसे कहते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा की तुलना में इसके पास ज्यादा शक्तियां हैं। तो आइए पहले इस बिंदु को हम लोग नोट करते हैं। पहली बात, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा जो है वो संसद का लोकप्रिय सदन है। अंतर्गत लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। कैसा सदन है? लोकप्रिय, जनप्रिय सदन है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि डायरेक्ट लोकसभा में आते हैं। लोकसभा कौन चुनता है? जनता चुनती है लोकसभा को। इसलिए लोकसभा लोकप्रिय सदन है। और इसके पास दूसरे सदन की तुलना में, इसके पास दूसरे सदन, दूसरा सदन कौन सा है? दूसरे सदन का नाम यही नोट कर लें, राज्यसभा। दूसरे सदन की तुलना में अधिक शक्तियां हैं, अधिक शक्तियां हैं। तो ये देखा आपने कि दूसरे सदन की तुलना में इसके पास अधिक शक्तियां। किसके पास? लोकसभा के पास। तो लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में ज्यादा शक्तियां। कौन कौन शक्तियां हैं उसको हम देखते हैं। ये शक्तियां निम्नलिखित हैं।
चलिए इसको ये बात कर लीजिए, ये शक्तियां निम्नलिखित हैं। हम लोग नीचे उसकी चर्चा करेंगे। निम्नलिखित हैं कौन कौन सी हैं? तो पहली शक्ति की बात करेंगे। पहली शक्ति जो है वो है विधायी शक्ति। पहले प्रकार की शक्ति क्या है? विधायी शक्तियां। तो बात करेंगे हम लोग विधायी शक्तियां, यानी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर्स, ये शक्तियां हैं लोकसभा के पास, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां का मतलब विधि बनाने का जो काम है, विधायन का जो काम है, उस कार्य में लोकसभा को कितनी शक्तियां प्राप्त है उसके बारे में हम विधायी शक्तियां इसके अंतर्गत बात करें। सभी प्रकार के विधेयक जो होंगे उसके मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या फिर उससे अधिक शक्तियां प्राप्त। पुनः एक बार, सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में लोकसभा को या तो राज्यसभा के समान शक्ति प्राप्त है या फिर राज्यसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है। यही बात हम लोग नोट करेंगे पहले बिंदु में कि सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में, सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में या तो समान या अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। तो पहला बिंदु आपने देखा कि लोकसभा को सभी प्रकार के विधेयकों के मामले में या तो राज्यसभा के समान शक्ति प्राप्त है या राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है, ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। कहां ज्यादा शक्तियां प्राप्त है? तो सबसे पहला धन के मामले में बात करें। धन विधेयक जो 110 अनुच्छेद 110 है, उसमें लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा वित्त विधेयक में भी दो प्रकार के वित्त विधेयक हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 में भी लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, टाइप 2 में राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। ये टाइप 1 टाइप 2 पर हम लोग पुनः बात करेंगे। फिलहाल यहां 3 तरह के वित्त विधेयक, एक धन विधेयक, एक वित्त विधेयक टाइप 1 और एक वित्त विधेयक टाइप 2, इन पर हम देखेंगे कि कहां कहां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त। तो धन विधेयक पहली बात करेंगे हम लोग। धन विधेयक ब्रैकेट में कर लें, अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक से संबंधित है, तथा वित्त विधेयक और वित्त विधेयक में प्रकार 1 वित्त विधेयक,
प्रकार 1 या यूं कह लीजिए टाइप 1, यह अनुच्छेद 117(1) से संबंधित है। अनुच्छेद 117(1 साफ साफ यहां पर इस चीज को मेंशन कर दिया गया है, सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते, सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। तो देखा गया कि लोकसभा में धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 और वित्त विधेयक प्रकार 1 टाइप 1 जो अनुच्छेद 117(1 है, इन दोनों को सिर्फ लोकसभा में ही प्रपोज किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यहां देखा आपने कि इस मामले में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज्यादा शक्ति प्राप्त, तो लोकसभा यहां ज्यादा शक्तिशाली हुई। इसी तरह से किसी विधेयक को लेकर अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, दोनों सदनों के अगर आपस में गतिरोध हो गए, तो अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और संयुक्त बैठक का मतलब यह है, संयुक्त बैठक का मतलब यह है कि लोकसभा जिसकी सदस्यों की संख्या राज्यसभा की तुलना में दोगुने से भी अधिक है, संयुक्त बैठक में प्रभावी साबित होती है। यानी लोकसभा जैसा चाहती है, संयुक्त बैठक में वैसा ही परिणाम सामने आता है। तो इस बिंदु को हम लोग सम्मिलित करते हैं कि किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति होने पर, किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति होने पर, मान लीजिए दोनों में गतिरोध की स्थिति आ गई, तो गतिरोध की स्थिति होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक का यहां अनुच्छेद मेंशन कर लेते हैं, अनुच्छेद 108 बुलाई जाती है। ये व्यवस्था है अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक बुलाई जाने की, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और क्या, जो लोकसभा की मजबूत स्थिति का परिचायक है, जो लोकसभा की मजबूत स्थिति, जो लोकसभा की मजबूत स्थिति का परिचायक है। तो देखा गया कि दोनों सदनों में अगर गतिरोध हो गया, ये हो गया कि किसका पावर अधिक है,
तो दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अनुसार बुलाए जाने की व्यवस्था है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करते हैं और इस प्रक्रिया में लोकसभा की मजबूत स्थिति साफ साफ प्रदर्शित होती है। इसके अलावा संविधान संशोधन तथा इसमें महत्वपूर्ण बात एक चीज हम लोग नोट कर लें, ये कि जो संयुक्त बैठक है वो दो मामलों में नहीं बुलाई जा सकती, एक धन विधेयक के मामले में और एक संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो इस बात को नोट कर लें कि संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर शेष सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। तो ये देखा गया कि संयुक्त बैठक का मतलब कि लोकसभा की मजबूत स्थिति, और केवल दो मामले हैं जिनमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। दो मामले कौन से, एक तो संविधान संशोधन विधेयक और दूसरा धन विधेयक। अगर इन दोनों में भी बात करें तो धन विधेयक तो लोकसभा का ही मामला है, धन विधेयक पर पूरा अधिकार लोकसभा का ही है, तो यहां भी लोकसभा मजबूत स्थिति में है। केवल बचता है संविधान संशोधन विधेयक, यानी संविधान संशोधन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों को समान शक्ति है। अन्य मामलों में हम लोगों ने देखा कि किसी न किसी कारण से लोकसभा की मजबूत स्थिति प्रदर्शित हो रही है। तो बात यहां तक क्लियर हुई कि कई मामलों में लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं, यह उच्च सदन की तुलना में अधिक मजबूत है, क्योंकि यह लोकप्रिय सदन है। तो ये बात हुई विधायी शक्तियों की। विधायी शक्तियों के बाद हम लोग बात करेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। तो अगला दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। यानी कि पावर टू कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, पावर्स टू कंट्रोल ओवर, पावर्स टू कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। आपने देखा कि कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति भी लोकसभा के पास किस प्रकार की है, आइए इसको देखते हैं। कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका अर्थात सरकार मतलब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद। तो वास्तव में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, और
कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है लोकसभा, क्योंकि कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। इसलिए यहां पर लोकसभा ही कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद करती है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो देखा आपने कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद करती है, जिसका लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होती है, जिसका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो आपने देखा कि चूंकि लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसलिए सरकार अर्थात कार्यपालिका पर, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए सरकार अर्थात कार्यपालिका पर सीधे तौर पर लोकसभा का नियंत्रण होता है। तो क्या देखा गया कि प्रभावी नियंत्रण लोकसभा का नियंत्रण होता है, बल्कि यूं कह लें प्रभावी नियंत्रण होता है। कैसा नियंत्रण होता है? प्रभावी नियंत्रण होता है। नियंत्रण ही नहीं बल्कि प्रभावी नियंत्रण होता है। तो ये बात हम लोगों ने देखा कि कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का काम किसका है? वो भी लोकसभा का है। राज्यसभा भी करती है, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसका है? लोकसभा का है। इसी प्रकार वित्तीय शक्तियों के मामले में देखें, अगली शक्ति, तीसरी शक्ति, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स। तो वित्तीय शक्तियों के मामले में भी लोकसभा के पास प्रभावी अधिकार है। अन्य मामलों में तो खैर लोकसभा को कई मामलों में अधिकार है, लेकिन वित्त के मामले में, धन के मामले में लोकसभा को सबसे अधिक अधिकार प्राप्त है। वित्तीय मामलों के में लोकसभा के पास अत्यधिक शक्ति। आइए, वित्तीय मामलों में लोकसभा के पास अत्यधिक शक्ति है, और केवल अधिक नहीं, अत्यधिक शक्ति है। कैसे है?
राज्यसभा की अपेक्षा, क्योंकि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो वित्तीय शक्ति है, इस मामले में लोकसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है राज्यसभा की तुलना में। ठीक है, किसके साथ? यानी लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, अत्यधिक शक्ति है। ये बात आपने कंफर्म किया कि लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में वित्त से संबंधित, धन से संबंधित शक्तियां ज्यादा है। अब बात करते हैं हम लोग अन्य शक्तियों पर। चौथा जो बिंदु है वो है अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियां, ये बात कर लें अन्य शक्तियों की। अन्य मतलब अदर शक्तियां कर लें, अदर पावर्स। ये अदर्स में नहीं ठीक लग रहा है, अदर पावर्स। अन्य क्या क्या शक्तियां हैं? ये भी कई शक्तियां हैं। अन्य शक्तियों में, जैसे अन्य शक्तियों में पहली शक्ति है कि लोकसभा जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग। सबसे पहली बात करेंगे लोकसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रही है तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकती है, तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो पहली बात क्या देखा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा को शक्ति प्राप्त है राज्यसभा की तरह। और एक दूसरा काम क्या कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव भी लोकसभा में पारित हो सकता है, यानी प्रस्ताव लोकसभा से शुरू हो सकता है। उपराष्ट्रपति का तो नहीं, राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है, उस महाभियोग की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए, महाभियोग लगाने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में इसका प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव अगर पारित कर दिया गया है, लोकसभा में तो प्रस्ताव नहीं आता उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अगर प्रस्ताव राज्यसभा ने पारित कर दिया है तो उसका अनुमोदन लोकसभा करती है। अगर लोकसभा अनुमोदन नहीं करेगी तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। तो इस मामले में लोकसभा को भी शक्ति प्राप्त है। तो राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अगला बिंदु क्या है? राज्यसभा द्वारा
उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पारित प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा द्वारा किया जाता है। तो आपने देखा कि लोकसभा अगर अनुमोदन नहीं करेगी तो अनुमोदन लोकसभा द्वारा किया जाता है, तभी इसको और आगे बढ़ा लीजिए, तभी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो यहां देखा गया कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाएगा, लेकिन लोकसभा द्वारा अनुमोदन करना आवश्यक है। अगर लोकसभा अनुमोदन नहीं करेगी इसका, तो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति को हटाने के लिए काफी नहीं है। उपराष्ट्रपति तभी हटाए जाएंगे जब लोकसभा का अनुमोदन भी प्राप्त हो जाए। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी लोकसभा के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के बात कर लें, एक बिंदु और इसमें जोड़ लें, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, हटाने के लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक है। हटाने के लिए इसमें सीधा सीधा लिख देते हैं, लोकसभा की सहमति आवश्यक है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी लोकसभा की सहमति जरूरी है, यानी लोकसभा, यहां भी लोकसभा महत्वपूर्ण स्थिति में है। तो आज की कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे लोकसभा की शक्तियों के बारे में। आइए इसे दोबारा से देखकर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। आज की कक्षा में हमें बात करनी थी लोकसभा की शक्तियां और कार्य पर बात करनी थी, जिसमें पहला है विधायी शक्ति, दूसरी है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्तियां हैं और चौथी अन्य शक्तियां। इन 4 बिंदुओं पर बात करनी थी, तो इन 4 बिंदुओं पर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है लोकसभा की शक्तियां और कार्य, यानी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की शक्तियां और कार्य पर बात करें। यहां देखा जाए कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा जो है वो संसद का लोकप्रिय सदन है। कैसा सदन है? संसद का लोकप्रिय सदन है, और इसके पास दूसरे सदन यानी राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं।
यानी लोकसभा क्या है? लोकप्रिय सदन है। राज्यसभा की तुलना में इसके पास अधिक शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं हम लोग इसे एक एक करके देखेंगे, और इस क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विधायी शक्ति पर, लेजिस्लेटिव पावर। लोकसभा की विधायी शक्तियां क्या है? तो लोकसभा की विधायी शक्तियां जो हैं वो ये जान लें कि सभी प्रकार के जो विधेयक हैं उस मामले में लोकसभा को, सभी प्रकार के विधेयक के मामले में लोकसभा को या तो राज्यसभा से या तो अधिक शक्ति प्राप्त है या समान शक्ति प्राप्त है। सभी विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में या तो अधिक शक्ति प्राप्त है या यूं कहिए समान ही शक्तियां प्राप्त है। मतलब यह है कि समान या तो अधिक शक्तियां प्राप्त है। जैसे धन विधेयक की बात कर लें, धन विधेयक अनुच्छेद 110 से संबंधित धन विधेयक और वित्त विधेयक, ये वित्त विधेयक पहले प्रकार का टाइप 1 अनुच्छेद 117(1), इसमें सिर्फ लोकसभा में ही इसको प्रस्तावित किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में। ये लोकसभा की स्थिति यहां पर क्या है? मजबूत है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में आएगा, प्रस्तावित किया जाएगा। और इसके अलावा वित्त विधेयक टाइप 1, वित्त विधेयक दो तरह के हैं, टाइप 1 टाइप 2। तो वित्त विधेयक टाइप 1 जो 117(1) वाला है, इसका भी प्रपोजल जो है वो केवल और केवल लोकसभा में लाया जाएगा। तो यहां हमने देखा किस प्रकार विधायी शक्तियों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त। इसी प्रकार कोई भी विधेयक हो, अगर दोनों सदनों में विधेयक को लेकर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई, कोई विधेयक हो और उस विधेयक को लेकर के अगर दोनों सदनों के भीतर गतिरोध हो गया, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और अगर संयुक्त बैठक हो जाएगी तो लोकसभा की स्थिति मजबूत हो जाएगी, लोकसभा यहां पर निर्णायक स्थिति में हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा में सदस्य संख्या राज्यसभा की तुलना में दुगने से भी क्या है? अधिक। तो लोकसभा अपनी सदस्य संख्या के बल पर, अपने मैन पावर के बल पर क्या करेगी? मजबूत स्थिति में आ जाएगी, संयुक्त बैठक के प्रावधान के कारण। इसी प्रकार संविधान, यहां जानना है कि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, ये दो विधेयक ऐसे हैं जिनमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। संयुक्त बैठक केवल और केवल इन दोनों को छोड़कर बाकी विधेयकों के लिए बुलाई जाती है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि धन विधेयक का संबंध तो अभी अभी पढ़े हैं आप, लोकसभा से ही है। लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, और लोकसभा को ही इस पर अधिक शक्ति प्राप्त है। अब बचा केवल संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक एकमात्र ऐसा विधेयक हुआ जहां पर लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में समान शक्ति प्राप्त। लोकसभा राज्यसभा दोनों समान स्थिति में, अन्य की स्थिति में क्या है? लोकसभा मजबूत स्थिति में है किसी न किसी प्रकार से। तो वह विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के बाद हम लोग बात करेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। नियंत्रण की शक्ति किस पर? कार्यपालिका के ऊपर, यानी पावर्स टू कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे होता है? कार्यपालिका पर नियंत्रण, तो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति की बात करते हैं हम। कार्यपालिका पर जो की वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो, यानी उनका प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद करती है।
कौन करता है? कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद करती है। और प्रधानमंत्री और उनकी परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। इस तरह से क्या देखा गया कि सरकार के ऊपर यानी कार्यपालिका के ऊपर लोकसभा का सीधे सीधे नियंत्रण है, प्रभावी नियंत्रण, मैंने यहां शब्द जोड़ा प्रभावी नियंत्रण है। तो लोकसभा का सरकार के ऊपर प्रभावी नियंत्रण है, इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका पर लोकसभा का नियंत्रण है। आगे बढ़ते हैं और वित्तीय शक्ति की बात करते हैं, फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर। तो वित्तीय शक्ति के मामले में लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति राज्यसभा की तुलना में। वित्तीय मामले में लोकसभा के पास अत्यधिक शक्ति है राज्यसभा से, राज्यसभा की तुलना में। यहां चाहे तो जोड़ लें, राज्यसभा की तुलना में, राज्यसभा की तुलना में ज्यादा शक्ति है। जैसे धन विधेयक, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, और केवल धन विधेयक नहीं, वित्त विधेयक टाइप 1 अनुच्छेद 117(a) यह भी केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित होगा। इस तरह से वित्त के मामले में, धन के मामले में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है। एक बिंदु और है, अन्य शक्तियां, अदर पावर्स। अन्य कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो देखें, लोकसभा जो है वो राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के दोनों के निर्वाचन में भाग लेती है। लोकसभा दोनों के निर्वाचन में, किसके किसके? राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगता है तो उसका प्रस्ताव भी पारित कर सकती है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की बात करें। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में लोकसभा का राज्यसभा के साथ समान अधिकार है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत केवल राज्यसभा से होती है। तो राज्यसभा अगर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव क्या करे, पारित कर दे, तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा द्वारा किया जाता है। अनुमोदन किसके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा के द्वारा किया जाएगा। यानी बिना लोकसभा के अनुमोदन को राज्यसभा उपराष्ट्रपति को, अपने सभापति को हटा नहीं सकती। तो राज्यसभा को अपने सभापति को हटाने के लिए भी लोकसभा के सहमति की, लोकसभा के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, तभी जाकर के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसी प्रकार अगर सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की बात की जाए तो इसके लिए भी लोकसभा की सहमति आवश्यक है। यानी लोकसभा की सहमति के बिना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से देखा गया कि लोकसभा की शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।